जो सूरत हाल पैदा हो गई है भारत के मूल्यवासी बहुजनों के सामने कि बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। एक तरफ दरिंदा कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के लोग शिकारी है। और इन दरिंदे और शिकारियों के चक्कर में मूल निवासी बहुजन समाज पर आज गुलामी बरकरार है। इस गुलामी से मुक्ति के लिए जो महाअभियान माननीय वाउन मेश्राम साहब के जरिए चलाया जा रहा है, तो इसलिए साथियों हमें इस कारवां से जुड़ने की जरूरत है। अगर हम जिंदा हैं तो इस मिशन और मुहिम से जुड़कर हमें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरत है। आखिरी दो लाइनें माननीय वाउन मेश्राम साहब को समर्पित करते हुए अपनी बात मैं खत्म करूंगा कि ये वो अजीम शख्सियत है। वसीम बरेलवी साहब कहा करते हैं कि गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर वसूलों पर आंच आए टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस अधिवेशन के पंडाल में हजारों की तादाद में जो जमा हुए मूल निवासी बहुजन समाज के देश भर से आए हुए साथी हैं, वो जिंदा है, इस बात का सबूत है। तो साथियों जिंदा ही लोग मिशन चलाया करते हैं, मुर्दे मिशन नहीं चलाया करते। तो मैं इस मौके पर इतनी ही बातें जरूरी समझता था। आप बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार साथियों। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शनिवार दिनांक 21 दिसंबर 2024 को शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुस्लिम समाज के हक, अधिकार और समस्याओं से जुड़े विषय पर प्रबोधन सत्र संपन्न हुआ, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा की सहयोगी शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के देश भर के कई मुस्लिम नेताओं ने मार्गदर्शन किया। इसी कड़ी में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व चांद मोहम्मद जी ने मनुवादियों के होश उड़ाने वाले मुद्दों पर भाषण किया। आइए देखते हैं उन्होंने। मूल्यवासी बहुजन साथियों को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं और जय मूल्यवासी के अभिवादन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, आज के इस सत्र में चर्चा के लिए विषय जो रखा गया है हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है। ऐसा पहले कहा जाता था, अब ब्राह्मणों के द्वारा गौरव है ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका एक पर्दाफाश और इसके पीछे कहने की क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है, इस बात को चर्चा के लिए ये लगाया गया है। तो साथियों, अगर हम देखें तो आज जो शब्द कल तक उनकी नज़र में, उनके लिटरेचर में स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश जैसे साहित्य में इस कंटेंट को डाला गया कि ये शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है, लेकिन कालांतर में आगे चलकर ये शब्द गर्व और गौरव है, इस संकल्पना के साथ इस देश में ब्राह्मणवादी ताकतों ने काम करना शुरू किया, इसे स्थापित करने का काम शुरू किया। तो उसके पीछे कौन सी साजिश जुड़ी हुई है, कौन सा ऐसा षड्यंत्र जुड़ा हुआ है, तो उसके पीछे अगर हम गौर करें तो इस शब्द को गर्व और गौरव की तरह समाज में प्रतिस्थापित करने के पीछे 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया, जिसने विधिमंडलों के चुनाव का रिकमेंडेशन किया, तो साथियों हम ऐसा कह सकते हैं कि 1918 में डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेप भारत में आया, यानी लोकतंत्र का पहला कदम भारत में 1918 में आया। तो डेमोक्रेसी का क्या सिद्धांत है? डेमोक्रेसी का सिद्धांत है जिसके अकाउंट में नंबर ऑफ वोट होंगे, वो रूलर होंगे, वो हुक्मरान होंगे, वो शासक होंगे। 3.5% ब्राह्मणों के पास इतनी संख्या न कल थी न आज थी। 1918 के दौर में भी उनकी संख्या 3.5% से भी कम थी और आज के तारीख में 3.5% थी। तो ये माइक्रो लेवल की जो माइनॉरिटी भारत में है वो 3.5% ब्राह्मणों की है। और इनके बुद्धिजीवियों ने
और इनके संगठन चलाने वाले उस वक्त के जो कायद थे, जो रहनुमा थे, रहबर थे, चाहे वो प्रार्थना समाज के लोग रहे हों, चाहे ब्रह्म समाज के लोग रहे हों, चाहे आर्य समाज के लोग रहे हों, चाहे अभिनव भारत के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, ये गुलाम भारत में इनके बनाए गए ब्राह्मणों के संगठन थे। उन संगठनों के जिम्मेदार लोगों ने जब डेमोक्रेसी का पहला कदम 1918 में भारत में आया तो चिंतन किया, मंथन किया कि अब तो भारत में लोकतंत्र लागू होगा, और लोकतंत्र का सिद्धांत है संख्या का सिद्धांत, बहुसंख्य होने का सिद्धांत। जो लोग बहुसंख्य होंगे, जिस तबके के लोगों की तादाद ज्यादा होगी, वो डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में हुक्मरान होंगे, शासक होंगे। 3.5% जो माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी भारत में ब्राह्मणों की थी, वो संख्या के आधार पे भारत में कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकते थे, कभी भी शासक नहीं बन सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए जो कल तक ये शब्द गाली हुआ करता था, उसे गर्व और गौरव की तरह भारत में स्थापित करने का काम अभियान चलाकर, प्लान बनाकर उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और कालांतर में ब्राह्मणों ने 1922 में डॉक्टर मुंजे नाम के ब्राह्मण ने हिंदू महासभा बनाया, और हिंदू महासभा बनाने के बाद उन्होंने ये नारा दिया हिंदू महासभा के प्लेटफॉर्म से, जो भारत में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हिंदू नहीं थे, क्षत्रिय समाज के लोग जो हिंदू नहीं थे, उनकी बस्तियों में जाके कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये 3.5% माइक्रो लेवल की जो माइनॉरिटी है भारत में ब्राह्मणों की, इन्होंने अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए इस संकल्पना को जन्म दिया, और इस संकल्पना को ही जन्म नहीं दिया बल्कि इसको जमीन पे उतारने के लिए उन्होंने हिंदू महासभा जैसे संगठनों का निर्माण किया। संगठनों का निर्माण करने के बाद भारत की जो अक्सरियत की आबादी थी, भारत की जो मेजॉरिटी की आबादी थी, यहां बैठे हुए ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, क्रिश्चियन और क्षत्रिय समाज के लोगों की आबादी थी, तादाद इनकी थी। और इस तादाद को उन्होंने अपने खेमे में लाने के लिए हिंदू महासभा के जरिए इनकी बस्तियों में जाना शुरू किया, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस थ्योरी पे काम करना शुरू किया। उन्होंने इस पर लगातार 4 सालों तक काम किया। 4 सालों तक काम करने के बाद समीक्षा किया। समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसे ही ये गर्व से कहो हम हिंदू कहने वाले नहीं है, ये ऐसे ही हिंदू की संकल्पना की थ्योरी के साथ जुड़ने वाले नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आरएसएस। 1925 में उन्होंने समीक्षा करने के बाद डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार को लगाया, और 1925 में आरएसएस बनाया कि ऐसे ही इस देश की जो बहुसंख्या आबादी है, वो गर्व से कहो हम हिंदू है, इस संकल्पना को स्वीकार करने वाली नहीं है। इसके लिए आरएसएस बनाने के बाद उन्होंने 4 बड़े काम किए। इस संकल्पना को जमीन पे उतारने के लिए लिटरेचर निर्माण किए, साहित्यों को उन्होंने लिखा, और बहुत सारे इस हिंदुत्व की थ्योरी पे उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू किया, और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उन्होंने तैयार की, और इस आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार करने के लिए वॉलंटियर उन्होंने तैयार किए, और इसके लिए फंक्शनिंग और प्रोग्रामिंग बनाकर जमीन पे उतारने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान को चलाने के साथ साथ उन्होंने समीक्षा किया कालांतर में माफी वीर सावरकर जैसे लोगों ने और आगे गोलवरकर जैसे लोगों ने कि इससे भी हमें सफलता हासिल होने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुसंख्य समाज जो भारत का मूल निवासी समाज है, वो हिंदू बनने वाला नहीं है। हिंदू शब्द को गर्व और गौरव की अनुभूति के साथ स्वीकार करने वाला नहीं है। गोलवरकर ने बंच ऑफ थॉट में एक सेंटेंस लिखा, जो मान्यवर वाउन में राम साहब अपने तमाम स्पीचेस में इस बात को कहा करते हैं कि गोलवरकर में बंच ऑफ थॉट में जो है ये बात कहते हैं गोलवरकर कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। तो ये प्रतिक्रिया कैसे होती है? तो प्रतिक्रिया फसाद से होती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर जब झगड़े कराए जाते, दंगे कराए जाते, फसाद कराए जाते, तो भारत
बहुसंख्य मेजॉरिटी है मूल निवासियों की, वो उनके इस झांसे में आ जाती है, ये षड्यंत्रकारी शब्द का शिकार बन जाती है। और शिकार बनने के बाद साथियों अपने ही विरोध में, अपने ही हक अधिकार को समाप्त करने के लिए पैरों में कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार कर दी जाती है। तो इसलिए उन्होंने, माफी वीर सावरकर ने, इस खास तौर से गोलवलकर ने ये सेंटेंस लिखा बंच ऑफ थॉट में कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। तो साथियों कालांतर में उन्होंने ये तय किया, समीक्षा किया, रिव्यू करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि ऐसे ही प्रतिक्रिया निर्माण नहीं होगी, किसी न किसी को विलेन बनाना होगा, किसी न किसी को विलेन बनाना होगा। तो संकल्पना में इस्लाम और मुसलमानों को विलेन बनाने का काम किया। आज भी ब्राह्मणवादी संगठन जितने भारत में सक्रिय हैं, उसके अगर लिटरेचर को पढ़ें, उनके दृष्टिकोण को पढ़ें, तो आप यही पाएंगे कि इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत का एजेंडा, किसी न किसी की मुखालफत करके ही, किसी न किसी का विरोध करके ही प्रतिक्रिया पैदा की जा सकती है। और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही भारत की बहुसंख्य जो मूल निवासियों की प्रजा है उसे गुलाम बनाया जा सकता है। तो इस थ्योरी पर उन्होंने काम करना साथियों शुरू किया, और इस थ्योरी पर काम करके उन्होंने देखा, तो काम करने के साथ साथ इस नतीजे पे वो पहुंचे कि इससे भी हमारा काम डेमोक्रेसी के अंदर बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला था? कि भारत में एक बहुत मेजॉरिटी, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जो थी, वो साथियों इस देश में मुसलमानों की थी। जब भारत को तकसीम नहीं किया गया था, पाकिस्तान बांग्लादेश जब भारत का ही अभिन्न अंग था, हिस्सा था, तो कुल मुस्लिम पॉपुलेशन साथियों इस मुल्क में 35% थी। तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा अगर गुलाम भारत में देखेंगे 1918 के दौर से पहले तक और उसके बाद तक सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले, कुर्बानी देने वाले, जद्दोजहद करने वाले इस देश में थे तो मुसलमान थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस दौर में जो भारत का मुसलमान था, आज के मुकाबिल जो मुसलमान है उससे कहीं ज्यादा लिटरेट और लर्नेड था, और कहीं ज्यादा लिटरेट और लर्नेड था, तो इसलिए उसकी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था, उस व्यवस्था के खिलाफ वो जद्दोजहद कर रहा था, उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इसलिए आगे चलकर माफी वीर सावरकर ने 1937 में हिंदुत्व की थ्योरी पर यह सिद्धांत लाया और टू नेशन को थ्योरी को जन्म दिया कि हिंदुओं का राष्ट्र अलग होना चाहिए और मुसलमानों का राष्ट्र अलग होना चाहिए। ये दो राष्ट्र के सिद्धांत ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों का सबसे बड़ा सत्यानाश और नुकसान करने का काम किया, और हिंदुत्व के आइकन के तौर पे माफी वीर सावरकर को उस दौर में प्रेजेंट करने का काम किया गया। और जब उन्होंने इस थ्योरी पे काम करना शुरू किया तो साथियों कोई दूर दूर तक कोई चेहरा, कोई फेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि पार्टीशन तब होता, दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता तब मिलती जब कोई मुस्लिम चेहरा सामने आकर उसके इस सिद्धांत को मुहर लगाता। उन्होंने आगे चलकर एक चेहरा गुजरात में पैदा हुआ, गुजराती जिन्ना को ढूंढ लिया, गुजरात में पैदा हुए मोहम्मद अली जिन्ना को ढूंढ लिया, और उसने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से 1940 में 21 मार्च 1940 को टू नेशन थ्योरी को मुहर लगा दी, रिजोल्यूशन पास करके। लेकिन हमें फक्र है उस दौर में पाकिस्तान के एक बड़े सूबे के प्राइम मिनिस्टर थे हजरत अल्लाह बख्श उमरो साहब। 1938 से लेकर 1940 के दरमियान उन्होंने इस थ्योरी का और इस प्रस्ताव का, मुस्लिम लीग का विरोध ही करने का काम नहीं किया, बल्कि मुल्की सतह पे सफर किया, और सफर करके उस वक्त मुसलमानों की और तमाम दबे कुचले लोगों के जो कायद थे, रहनुमा थे, उनसे मुलाकात की, और ऐसे तंजीमों के लोगों को एक मंच पे जमा करने का काम किया। और दिल्ली में 27 अप्रैल 1940 से लेकर 30 अप्रैल 1940 के दरमियान 75,000 लोगों को जमा किया, और 75,000 लोगों को जमा करके 2 रिजोल्यूशन पास किया।
उन्होंने देखा कि अब तो भारत में डेमोक्रेसी आने वाली है, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी को बाइकाट करने के लिए पहले नंबर का रिजोल्यूशन पास किया कि जिस देश में और दुनिया में जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वैसे ही भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाया जाए। हम किसी भी सूरत हाल में भारत को तकसीम नहीं होने देंगे। दूसरा रेजोल्यूशन पास किया कि अब भारत में डेमोक्रेसी लागू होने वाली है, तो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन पे टिकी होती है। अगर रिप्रेजेंटेशन निकाल दिया जाए डेमोक्रेसी के अंदर से, तो डेमोक्रेसी नहीं होती, बल्कि डेमोक्रेसी जीरो हो जाती है। तो उन्होंने दूसरा रिजोल्यूशन पास किया कि इस देश में जिस तबके के लोगों की जितनी आबादी है, जितनी तादाद है, उस तादाद के मुताबिक उन्हें शासन प्रशासन में नौकरियों में भागीदारी दे दिया जाए, तो झगड़ा ही परमानेंट खत्म हो जाएगा। ऐसी अजीम शख्सियत को, हजरत अल्लाह बख्श उमरो साहब को, जो इतना बड़ा पहल करने का काम किया, माफी वीर सावरकर और नेहरू और गांधी और कांग्रेस के इस मकसद के सामने और हिंदुत्व की थ्योरी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए, दीवार की तरह खड़े हो गए। उस शख्सियत को मात्र 14 दिन बाद 14 मई 1940 को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करके इस देश में हिंदुत्व की नींव रखी गई, कत्ल करके इस देश को तकसीम करने का काम किया गया, और तकसीम करके 14 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत के मुसलमानों का 3 बड़ा नुकसान किया। मुसलमानों को पॉलिटिकल लीडर्स लेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया, सोशल लीडर लेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया, इंटेलेक्चुअल लीडर लेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया, हम कहें तो लीडर लेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। ये एक तबका सिर्फ लीडर लेस मेजॉरिटी में तब्दील हुआ होता तो बात समझ में आती, लेकिन ये विजन लेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया गया। तो इस को समझने की जरूरत है, और आज हमें गर्व है हम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब वामन मेश्राम साहब इस देश में इस षड्यंत्रकारी थ्योरी का पर्दाफाश कर रहे। पिछले 48 सालों से लगातार वो जमीन पे उतरकर समाज को जगाने और जोड़ने का काम कर रहे हैं, और मूल निवासी बहुजनों के साथ अतीत में और वर्तमान में तो दुश्मनों के द्वारा षड्यंत्र और साजिशें की जाती है, ऐसे बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से समाज को जागृत करने का काम करते हैं। तो इसलिए आज जो सूरत हाल पैदा हो गई है भारत के मूल निवासी बहुजनों के सामने कि बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है, एक तरफ दरिंदा कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के लोग शिकारी हैं, और इन दरिंदे और शिकारियों के चक्कर में मूल निवासी बहुजन समाज पर आज गुलामी बरकरार है। इस गुलामी से मुक्ति के लिए जो महाअभियान मान्यवर वामन मेश्राम साहब के जरिए चलाया जा रहा है, तो इसलिए साथियों हमें इस कारवां से जुड़ने की जरूरत है। अगर हम जिंदा हैं तो इस मिशन और मुहिम से जुड़कर हमें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरत है। आखिरी 2 लाइनें मान्यवर वामन मेश्राम साहब को समर्पित करते हुए अपनी बात मैं खत्म करूंगा कि ये वो अजीम शख्सियत है। वसीम बरेलवी साहब कहा करते हैं कि गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर वसूलों पर आंच आए टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस अधिवेशन के पंडाल में हजारों की तादाद में जो जमा हुए मूल निवासी बहुजन समाज के देश भर से आए हुए साथी हैं, वो जिंदा है, इस बात का सबूत है। तो साथियों, जिंदा ही लोग मिशन चलाया करते हैं, मुर्दे मिशन नहीं चलाया करते। तो मैं इस मौके पर इतनी ही बातें जरूरी समझता था। आप बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।